आज हम जो सिस्टम पढ़ेंगे वो है सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन करने वाले बॉडी को बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। इससे पहले हमने जो सिस्टम पढ़ा वो पार्टिकल इन अ बॉक्स पढ़ा था। ओके, तो आप लोगों को ये पता है कि क्लासिकल मैकेनिक्स में भी हम सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर को स्टडी करते हैं और वहां पे हम देखते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन करने वाला जो बॉडी है उसमें जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो प्रोपोर्शनल होती है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोजीशन की। तो जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो माइनस के एक्स के इक्वल होती है। के हमेशा एक पॉजिटिव नंबर होता है। तो अगर कोई सिस्टम ये इक्वेशन ओबे करता है ऑसिलेशन के दौरान तो हम बोलते हैं कि वो सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है। आपको ये पता है कि अगर हमें फोर्स पता हो तो हम उससे पोटेंशियल एनर्जी मालूम कर सकते हैं। क्लासिकली हम पोटेंशियल एनर्जी को यू से रिप्रेजेंट करते थे, लेकिन यहाँ पे हम वी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता था वो होता था एफ एक्स डी एक्स वन डायमेंशनल सिस्टम के लिए। तो एफ की जगह अगर मैं रखूँ माइनस के एक्स तो हमारे पास सॉरी यहाँ पे एक नेगेटिव साइन भी होता था पोटेंशियल एनर्जी के लिए, वो होता था नेगेटिव ऑफ द वर्क डन। तो यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। के जो है वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। एक्स का इंटीग्रेशन लेंगे तो एक्स स्क्वायर ओवर 2 आ जाएगा। तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी पोटेंशियल एनर्जी की वो हाफ के एक्स स्क्वायर बनेगी। तो अगर कोई सिस्टम सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है तो हम ये कहते हैं कि वो इस रिलेशन को ओबे करता है, या इक्विवेलेंटली हम ये बात कर सकते हैं कि उस सिस्टम की जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है उसकी पोटेंशियल एनर्जी ये होती है। तो आमतौर पर जो हम लोग ऑसिलेशन कंसीडर करते हैं वो स्मॉल ऑसिलेशन कंसीडर करते हैं। बड़ी ऑसिलेशंस आमतौर पर अगर होंगी तो वहां सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होती, वहां ये इक्वेशन ओबे नहीं होती, वहां ये इक्वेशन ओबे नहीं होती। तो जो भी ऑसिलेशन है अगर उसमें आप स्मॉल एम्पलीट्यूड को कंसीडर करें तो वहां जो मोशन है उसको आप सिंपल हार्मोनिक मोशन से अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं और वहां पे ये इक्वेशन वैलिड होती है। ये इक्वेशन बोले या इक्वेशन बोले बात एक ही। अब आपको ये देखा है कि हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन करने वाले की जो एंगुलर फ्रिक्वेंसी है अगर स्प्रिंग मास सिस्टम है तो ओमेगा इजिकल टू स्क्वायर रूट ऑफ के ओवर एम होता है। तो अगर मैं दोनों का स्क्वायर करूं तो ओमेगा स्क्वायर के ओवर एम के इक्वल हो जाएगा। यहाँ से के जो है वो एम ओमेगा स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। तो इस के की वैल्यू को उठा के यहाँ पे पुट करें तो हमारे पास जो v है वो हो जाएगा हाफ के की जगह मैं क्या पुट कर रहा हूँ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो ये भी शक्ल और है इस शक्ल के इक्विवेलेंट, यानी कि ये और ये इक्विवेलेंट शक्लें। उसमें के की जगह एम ओमेगा स्क्वायर लिख दिया है। ये थोड़ा सा ज़्यादा जनरलाइज हो जाएगा क्योंकि इसमें जो है हमारे पास कोई एक मास है और वो किसी एंगुलर फ्रिक्वेंसी से ऑसिलेट कर रहा है जिसको हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये दोनों जो हैं वो इक्विवेलेंट स्टेटमेंट्स हैं। अब अगर हम क्लासिकली बात करें तो आपने देखा था कि अगर एक स्प्रिंग है इसको सस्पेंड करें और इसके साथ किसी बॉडी को अटैच करें और इसको अगर अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से या स्टेप अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्टर्ब करें तो ये ऑसिलेट करता है। इस तरह से हमारे पास दूसरी एक एग्जांपल है सिंपल पेंडुलम की, जिसको आप अपनी मीन पोजीशन से डिस्टर्ब करें तो ये अपनी मीन पोजीशन के अबाउट ऑसिलेट करता है। तो ये क्लासिकल एग्जांपल्स हैं। क्वांटम मैकेनिकली हमारे पास एक क्रिस्टल है, फॉर एग्जांपल सॉलिड क्रिस्टल। तो फॉर एग्जांपल आपने पढ़ा है कि कोई भी सॉलिड है उसका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर अगर है तो उसमें किसी भी एटम को अगर आप देखें तो अपनी फिक्स पोजीशन मीन पोजीशन के अबाउट ऑसिलेट करते हैं। अपनी मीन पोजीशन के अबाउट क्या करता है, ऑसिलेट करते हैं। लाजमी नहीं कि यहाँ वन डायमेंशनल ऑसिलेशन हो, यहाँ थ्री डायमेंशनल ऑसिलेशन हो सकती है, लेकिन वहां पे भी एक इक्विलिब्रियम पोजीशन होती है, स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन, और उसके अबाउट बॉडी क्या करता है, ऑसिलेट करता है। तो इस सिस्टम को अगर डिस्क्राइब करना है तो उसके लिए हमें जो है वो श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। इस तरह अगर एक डायटोमिक मॉलिक्यूल है फॉर एग्जांपल HCl, इसमें हमारे पास एक आइटम है H और दूसरा आइटम है क्लोरीन। तो इनके दरमियान एक बॉन्ड होता है और आप लोगों ने लोअर क्लास में पढ़ा होगा कि आप इस बॉन्ड को एक स्प्रिंग के साथ मॉडल कर सकते हैं और ये दोनों एटम्स जो है वो अपनी मीन पोजीशन के अबाउट ऑसिलेट करते हैं। तो इनकी मोशन को भी हम एक सिंपल हार्मोनिक मोशन
के तौर पर देख सकते हैं, जिसके लिए पोटेंशियल एनर्जी का ये वाला फॉर्मूला होगा। और अगर हमें इस सिस्टम को सॉल्व करना है तो उसके लिए हमें अगेन श्रोडिंगर इक्वेशन यूज करनी होगी। श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करना होगा और श्रोडिंगर इक्वेशन में इस पोटेंशियल को यूज करना होगा। तो ये जो हमारे पास पोटेंशियल है, इसमें अगर आप देखें तो v जो है प्रोपोर्शनल है एक्स स्क्वायर के। तो अगर इसका हम ग्राफ बनाते हैं तो ये हमारे पास इसका ग्राफ बनता है, एक पैराबोला। तो ये जो हमारे पास है जिसमें v जो है y एक्सिस के ऊपर है, x जो है y एक्सिस के ऊपर है, तो ये हमारे पास पोटेंशियल की शेप होती है। एक आइडियल अगर हमारे पास स्प्रिंग है या एक आइडियल सिस्टम है तो उसके लिए इक्वेशन होती है। जो रियल सिस्टम्स हैं वो स्मॉल ऑसिलेशन पे तो इसको ओबे कर रहे होते हैं, छोटे ऑसिलेशन पे, लेकिन बड़ी ऑसिलेशन पे वो इससे डेविएट भी कर सकते हैं। तो बड़ी ऑसिलेशन के लिए फिर हम लोगों को कुछ और पापड़ बेलने पड़ेंगे। तो स्मॉल अगर ऑसिलेशन होगी तो आप देखें यहाँ पे ये जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी का जो फंक्शन है वो आइडियल सिस्टम, जो आइडियल हमारे पास स्प्रिंग मास सिस्टम होता है या आइडियल हमारे पास हार्मोनिक ऑसिलेटर होता है, उससे इसको अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं। तो ये जो सिंपल हार्मोनिक मोशन करने वाली बॉडी की ये जो इक्वेशन है, ये लाजमी नहीं कि हर सिस्टम उसको हर एक्स के ऊपर ओबे करें। स्मॉल एक्स अगर होंगे, स्मॉल ऑसिलेशन होंगी, तो फिर उस केस में हमारे पास जो ये कोई भी सिस्टम होगा उसकी स्मॉल ऑसिलेशन में जो मैचिंग होगी इस ग्राफ के साथ वो अच्छी होगी और हम ऐसे सिस्टम को सॉल्व कर रहे होंगे। तो क्वांटम मैकेनिकली बात करें या क्लासिकली बात करें, आमतौर पर स्मॉल ऑसिलेशन को कंसिडर करते हैं। तो अब हम ज़ाहिर बात करेंगे क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर की। ये क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर है, एचओ का मतलब हार्मोनिक ऑसिलेटर, यानी कि हार्मोनिक सिंपल हार्मोनिक मोशन करने वाला बॉडी। तो अगर हमें हार्मोनिक ऑसिलेटर को सॉल्व करना है तो प्रिंसिपली हमें क्या करना चाहिए, हमें श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करना चाहिए और हम ये करेंगे। लेकिन हम ये देखेंगे क्योंकि यहाँ पर अगर आप पिछला सिस्टम याद करें जो हमने पढ़ा था पार्टिकल इन अ बॉक्स, तो वहां इन साइड पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, जीरो थी। तो हमारे पास श्रोडिंगर इक्वेशन काफी सिंप्लीफाइड हो गई थी क्योंकि v वाली जो टर्म थी जीरो थी। लेकिन अगर आप देखें तो यहाँ v वाली टर्म में एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो इसकी वजह से ये जो इक्वेशन है ये थोड़ी सी खतरनाक हो जाएगी और हम देखेंगे कि इसको सॉल्व करने के लिए हमें स्पेशल मेथड चाहिए जो कि सीरीज सॉल्यूशन मेथड है, पावर सीरीज मेथड। तो इस पावर सीरीज मेथड को यूज करके हमें श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करना होगा। तो ये एक तरीका है श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करने का फॉर क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर, और ये हम देखेंगे लेकिन नेक्स्ट क्लास। श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करने के बजाय हमारे पास एक जुगाड़ू मेथड भी है, एक जुगाड़ू मेथड है, ट्रिकी मेथड, जिसमें हम बगैर श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व किए सॉल्यूशंस मालूम कर लेंगे। सॉल्यूशन मालूम करने का क्या मतलब होता है, हमें स्टेट्स मालूम करनी है, यानी वेव फंक्शन मालूम करना है, और सेकेंडली हमें एनर्जी मालूम करनी होती है ऑन स्टेट की। तो हम ये देखेंगे कि बगैर श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व किए भी हमारे पास एक जुगाड़ू मेथड है जो कि इस हार्मोनिक ऑसिलेटर को सॉल्व कर सकता है। तो हम हार्मोनिक ऑसिलेटर को दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं। एक जो है वो रिगरस मेथड है जिसमें हमें श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व करनी होगी, ये नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा। और दूसरा जो है वो जुगाड़ू मेथड है जिसको बोलते हैं अलजेब्रिक मेथड, और इसमें हम यूज करते हैं रेजिंग एंड लोअरिंग ऑपरेटर्स, और इन रेजिंग एंड लोअरिंग ऑपरेटर्स का कंबाइंड नेम है लैडर ऑपरेटर्स। तो ये जो हम मेथड यूज करने जा रहे हैं इसकी कुछ जो ट्रिक्स हम यहाँ डेवलप करेंगे वो आगे क्वांटम मैकेनिक्स में और जो है वो काम आएंगे। वहां पे भी कुछ ऐसे जो है ऑपरेटर्स वगैरह यूज करते हैं जो कि हम यहाँ पे जो हम आइडियाज यहाँ पे डेवलप करेंगे उनकी बेस पे। तो हम लोग यहाँ पे जो मेथड यूज करने जा रहे हैं वो है अलजेब्रिक मेथड, जिसमें हम लोग लैडर ऑपरेटर्स को यूज करके इस सिस्टम को सॉल्व करेंगे। कौन से सिस्टम को सॉल्व करेंगे, क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर को सॉल्व करेंगे। ओके, तो अब हम ये काम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप देखें कि हमारे पास जो श्रोडिंगर इक्वेशन है वो होती क्या, वो होती है, अगर हम बात करें टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन की, माइनस एच बार स्क्वायर ओवर 2m सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ साई विद रिस्पेक्ट टू x प्लस v साई इक्वल टू ई साई। अगर आप याद करें तो हमने बोला था ये इक्वेशन उस वक्त वैलिड होती है जब हमारे पास जो टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन उस वक्त बात करते हैं जब पोटेंशियल एनर्जी जो है या तो वो कांस्टेंट हो या वो x पे डिपेंड करे, टाइम पे डिपेंड नहीं करे। अभी हमने देखा है यहाँ पोटेंशियल एनर्जी जो फंक्शन है वो हाफ m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर है। ये हमने जो अभी लिखा है हाफ k x स्क्वायर लिखें या हाफ m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर लिखने के बाद देखिए तो यहाँ देखें m कांस्टेंट है, ओमेगा कांस्टेंट है, तो v जो है वो x पे डिपेंड कर रहा है, इनफैक्ट x स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है।
तो अब अगर हम देखते हैं यहाँ पे माइनस एच बार स्क्वायर ओवर 2m, तो अगर हम बात करें किसके लिए, हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए, तो उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, हाफ ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और ये हमारे पास साई है, और हमें पता है कि ये साई एक्स पे डिपेंड करता है, तो ई साई आ जाएगा। अब आपको ये पता है कि मैं इसमें से जो साई है इसको ओवरऑल बाहर लिख सकता हूँ, यहाँ लिखने के बजाय अगर ओवरऑल बाहर लिख दूं तो, और इसको कंपेयर करूं एच साई इज इक्वल टू ई साई से, तो इससे क्या पता चलता है, यानी कि मैंने ये साई ओवरऑल बाहर निकाल दिया है। तो अब ये ओवरऑल चीज जो इस साई से मल्टीप्लाई हो रही होगी वो आपको पता है कि वो क्या होता है, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। तो क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए जो हैमिल्टोनियन है, क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए जो हैमिल्टोनियन है एच, वो किसके इक्वल होगा, माइनस एच बार स्क्वायर ओवर 2m, सेकंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पार्शियल डेरिवेटिव से यूज नहीं कर रहे कि साई सिर्फ x पे डिपेंड कर रहा है, प्लस हाफ m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर। अब हम याद करें पुरानी बात कि जो p हैड होता था माइनस आयोटा h बार डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x के इक्वल होता था वन डायमेंशनल सिस्टम के लिए। वैसे तो पार्शियल डेरिवेटिव आता था, लेकिन हम यहाँ पे टोटल डेरिवेटिव से यूज कर रहे हैं कि यहाँ साई सिर्फ फंक्शन ऑफ x है। तो अगर मैं इसका स्क्वायर करूं p स्क्वायर, तो आपको पता है क्या होता है, इसका स्क्वायर आ जाएगा ओवरऑल, तो माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस, आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा -1, आयोटा स्क्वायर -1 हो गया, और ये h बार स्क्वायर हो गया, और ये सेकंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा। जब p का स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास ये चीज आ जाएगी, p हेड का स्क्वायर यानी ऑपरेटर p का स्क्वायर। तो अगर आप देखें यहाँ पे क्या आ रहा है, माइनस एच बार स्क्वायर d2 ओवर dx2 यानी सेकंड डेरिवेटिव। तो आप क्या करें कि इस माइनस के साथ जो चीज है इसको कंबाइन करें, माइनस एच बार स्क्वायर d2 बाई dx2, तो इसको लिख दें p स्क्वायर, और 2m को वैसे ही रहने दें। तो मैंने क्या किया है, मैंने p स्क्वायर को रिप्लेस किया माइनस एच बार स्क्वायर सेकंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x से, तो इस माइनस एच बार स्क्वायर सेकंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x की जगह p स्क्वायर आ गया, प्लस आगे वैसे ही आ जाएगा प्लस हाफ m ओमेगा स्क्वायर। और अगर आप याद करें तो x हैट जब किसी चीज के ऊपर ऑपरेट करता था तो खाली x से मल्टीप्लाई कराता, तो इस x की जगह लिख दें x हैट, इस x की जगह क्या लिख दें, x हैट ऑपरेटर की शक्ल में लिखते हैं। तो इस ऑपरेटर की शक्ल में लिखने का फायदा ये है कि हमारे पास ये जो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है ये एक ऑपरेटर की शक्ल की चीज आ गई। ओके, तो ये हमारे पास हैमिल्टोनियन ऑपरेटर आ गया फॉर क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर, क्योंकि यहाँ ये पोटेंशियल एनर्जी यूज हो रही है ये क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए। तो ये जो हैमिल्टोनियन है ये किसी और सिस्टम के लिए नहीं है, सिर्फ ये क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए। अब इसको मैं फर्दर क्या करता हूँ, थोड़ी सी डिफरेंट शेप में लिखता हूँ। अगर मैं यहाँ से 1/2m जबरदस्ती कॉमन लूँ, जब मैं 1/2m जबरदस्ती कॉमन लूंगा तो बाकी p स्क्वायर वैसे आ जाएगा, और नोट करें 2 कॉमन ले लिया तो 2 तो बाहर आ गया, लेकिन m भी जबरदस्ती कॉमन लिया है तो m यहाँ था ही नहीं, तो एक m ऊपर लिखना पड़ेगा, तो m स्क्वायर हो जाएगा, और क्या हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, और ये x हैट स्क्वायर हो जाएगा। तो आप चेक करके देख लें, 2m को दोबारा से यहाँ मल्टीप्लाई करा दें तो 2 भी आ जाएगा, और एक m कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वापस वही चीज आ जाएगी। इसको इस तरह से लिखने का फायदा क्या हुआ कि आप इसको लिख सकते हैं पहली टर्म का स्क्वायर और दूसरी टर्म का स्क्वायर, यानी कि p हैट का स्क्वायर यानी ऑपरेटर p का स्क्वायर m ओमेगा x हैट का स्क्वायर, इसको आप इस तरह लिख सकते हैं। और अब मैं चाहता हूं h को फैक्टर बनाना, तो अगर ये p और x हैट नंबर्स होते, p और x हैट सिंपली नंबर्स होते, तो आप लोग ये यूज करते a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर वो इक्वल होता है a प्लस आयोटा b और a माइनस आयोटा b, या इसको लिख सकते हैं आयोटा a प्लस b माइनस आयोटा a प्लस b। ये दोनों जो चीजें वो इसके इक्वल होंगी। तो चेक करो कैसे, जब ये देखें तो ये मल्टीप्लाई करें तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी आ रहा है, तो वो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लेकिन मैं इसको थोड़ा सा, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, क्या हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर, तो a स्क्वायर हो जाएगा माइनस आयोटा स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये वो चीज आ गई। लेकिन इसमें देखें असल में क्या होता है, अगर मैं ये वाला स्टेप करने के बजाय डायरेक्ट से करने के बजाय मैं थोड़ा इनडायरेक्टली करूं, तो वो क्या होगा, पहले a जो है वो a से मल्टीप्लाई होगा तो ये तो a स्क्वायर हो जाएगा,
फिर a जो है वो आयोटा b से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आयोटा a b आ जाएगा, फिर आयोटा बी ए से मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा बी ए आ जाएगा, फिर आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर होता है, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो नंबर्स में क्या होता है, नंबर्स में होता ही है कि ए बी जो है वो बी ए के इक्वल होता है, ए बी बी ए के इक्वल होता है। जब ए बी बी ए के इक्वल होगा तो ये दोनों एक जैसे हैं तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यू आर लेफ्ट विद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सिमिलरली अगर मैं यहाँ ये वाला काम यहाँ पे भी करूँ तो आयोटा ए इंटू माइनस आयोटा ए, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा तो ए स्क्वायर हो जाएगा। फिर ये आयोटा बी से मल्टीप्लाई होगा, आयोटा ए जब बी से मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा ए बी आ जाएगा, फिर जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा बी ए आ जाएगा और ये प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। और क्योंकि नंबर्स में ए बी बी ए के इक्वल होते हैं तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल होते हैं। तो अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो तो आप उसको फैक्टर की फॉर्म में लिख सकते हैं, कब, अगर ए बी बी ए के इक्वल हो जो के नंबर्स में होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर तो मौजूद है, इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की शक्ल तो नजर आ रही है, लेकिन इसको इस फॉर्म में लिख इसलिए नहीं सकते कि जब मैं इसको इसी तरह से लिखूंगा यहाँ पर पी स्क्वायर प्लस एम ओमेगा एक्स हैट स्क्वायर, तो जब मैं इसको अगर मैं इस तरह लिखना चाहूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये लिखा हुआ है आपके पास आयोटा, ये ए है, ए की जगह ए ही आएगा, यानी फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ए है तो आयोटा ए आ रहा है और यहाँ पी है तो आयोटा पी आ जाएगा, प्लस फिर उसके बाद क्या आ रहा है बी, और बी हमारे पास यहाँ पे क्या है एम ओमेगा एक्स है, और माइनस आयोटा पी हैट प्लस एम ओमेगा एक्स है। तो इस केस में अगर मैं दोनों जगह दोबारा से जब मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ आयोटा पी इंटू माइनस आयोटा पी माइनस माइनस प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस 1, ये तो पी हैट स्क्वायर आ जाएगा। लेकिन जब मैं आयोटा पी को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा आयोटा एम ओमेगा नंबर है, इनको पहले लिखते हैं, फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन पी हैट एक्स हैट आ जाएगा, और प्लस माइनस माइनस एम ओमेगा नंबर है, आयोटा एम ओमेगा आयोटा भी नंबर है, इनको पहले लिखते हैं, लेकिन ये एक्स हैट पी हैट आ जाएगा, और प्लस आगे क्या आ जाएगा एम स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एक्स हैट स्क्वायर आ जाएगा। अब इसमें क्या होता है कि जो एक्स हैट पी हैट का इन जनरल आंसर होता है वो इक्वल नहीं होता पी हैट एक्स हैट के, तो ये दोनों कैंसिल आउट नहीं होंगे। तो दैट्स वाई हम लोग इसको इस फॉर्म में फैक्टर्स की फॉर्म में नहीं लिख सकते, क्योंकि उस केस में यहाँ ये लिखने की रीजन ये थी कि जो क्रॉस टर्म से ये कैंसिल आउट हो रही थी तो इनका जो प्रोडक्ट है वो इसके इक्वल था। तो यहाँ पे अगर इसको इस तरह से लिखें तो ये लिखना तो ठीक है, लेकिन ये इस तरह से लिखने के बाद जब इसको सॉल्व कर रहे हैं तो ये वापस पी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एक्स हैट स्क्वायर के ये इक्वल नहीं है, क्योंकि ये दोनों टर्म कैंसिल आउट नहीं हो रही। तो इस वजह से जो है हम लोग ये कैंसिल आउट नहीं कर सकते, तो हम लोग इसको इसके इक्वल नहीं लिख सकते। तो हम इसको फैक्टर फॉर्म में लिखना चाह रहे थे, लेकिन अभी आपने देखा है कि इसको हम फैक्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते, क्योंकि एक्स हैट पी हैट का जो आंसर आता है इन जनरल पी एक्स हैट के इक्वल नहीं आता। तो मुस्तकबिल में हम कभी पढ़ेंगे कि ऑपरेटर को मैट्रिसेस से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पढ़ेंगे कि ऑपरेटर्स को मैट्रिसेस से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और मैट्रिसेस में आपको पता है कि ए बी मैट्रिक्स यानी ए बी का जो आंसर आएगा वो बी ए के आंसर के इक्वल नहीं आता, यानी अगर ए और बी मैट्रिसेस है। इस तरह इन जनरल आपके पास पहले यहाँ पी एक्स हैट का पी हैट एक्स हैट का क्या मतलब है, पहले एक्स हैट को ऑपरेट करो, जो आंसर आएगा उसके ऊपर फिर पी हैट को ऑपरेट करो, और पी हैट में आपको पता है क्या आता है, डेरिवेटिव आता है। इस तरह यहाँ पी हैट पहले आ रहा है और एक्स हैट बाद में आएगा, तो पी हैट में क्या आ रहा होगा, डेरिवेटिव आ रहा होगा। तो इन जनरल जो आंसर एक्स हैट पी हैट का आंसर आएगा वो आंसर पी हैट एक्स हैट का नहीं आएगा, तो ये दोनों इक्वल नहीं है। जैसे यहाँ ए बी बी ए के इक्वल था तो ए बी की जगह बी ए रखा तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए थे, तो यहाँ पे ये दोनों कैंसिल आउट नहीं होंगे। तो अगर ये दोनों कैंसिल आउट नहीं होंगे तो ये पी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर के इक्वल नहीं होगा, जो कि मैंने लेफ्ट साइड पे लिखा है, तो इसका मतलब लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल अब नहीं है। इस केस में ये इसको इस फॉर्म में नहीं लिख सकते। अगर इस फॉर्म में नहीं लिख सकते तो ये जो हैमिल्टोनियन है उसको फैक्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते, जो कि मैं चाह रहा हूं। ओके, तो अब यहाँ पे हमारे पास होगा क्या कि हम लोग एक नई चीज डिफाइन करेंगे, अपनी तरफ से डिफाइन करेंगे, और वो जो डेफिनेशन होगी वो हमें एक तरह से अपने ज़हन में रखनी पड़ेगी। लोगों ने ये देखा कि अगर हम ये जो मैं चीजें डिफाइन करने जा रहा हूँ इस तरह से डिफाइन करेंगे
तो हार्मोनिक ऑसिलेटर जो सिस्टम है वो सॉल्व हो। ये अब जो चीज आ रही है वो बिल्कुल नई चीज आ रही है और वो डेफिनेशन है। अगर ये डिफाइन इस तरह से करेंगे तो हमारे पास हार्मोनिक ऑसिलेटर वाला सिस्टम जो है वो सॉल्व होगा। तो हम डिफाइन करते हैं दो चीजें, जिसमें से एक को बोलते हैं ए हैट, इसके साथ प्लस में आता है, तो मैं बाद में बताऊंगा कि इस प्लस का मतलब है रेजिंग है, और हैट आने का मतलब है ये एक ऑपरेटर है, तो ये रेजिंग ऑपरेटर में डिफाइन कर रहा हूं। और ये इक्वल है 1/√2h बार m ओमेगा माइनस आयोटा p हैट प्लस m ओमेगा x हैट। ये जो मैंने लिखा है इसका पिछले वाली चीज से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है, इससे कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। तो ये a प्लस हमने डिफाइन किया। इसी तरह से हम एक चीज डिफाइन करते हैं a माइनस हैट, जिसको मैं बोलूंगा लोअरिंग ऑपरेटर, ये कहलाएगा रेजिंग ऑपरेटर। ये रेज कर रहा होगा किसी चीज को, हम देखेंगे क्या। और ये कहलाएगा लोअरिंग ऑपरेटर, ये किसी चीज को लोअर कर रहा होगा, नीचे गिरा रहा होगा, कम कर रहा होगा। और ये इसकी डेफिनेशन है अगेन, तो यहाँ प्लस आएगा प्लस m ओमेगा x हैट। तो ये जो दो चीजें मैंने डिफाइन की हैं ये डेफिनेशन है। लोगों ने देखा कि अगर इनको डिफाइन किया जाए तो आगे जो हम काम करने जा रहे हैं उससे जो हार्मोनिक ऑसिलेटर है वो सॉल्व हो जाएगा। तो आपने इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं उठाना कि ये कहां से है, ये डेफिनेशन है। तो दोनों में फर्क क्या है, सिर्फ यहाँ माइनस आ रहा है, यहाँ प्लस आ रहा है, बाकी सब चीजें एक जैसी। तो यहाँ पर जो स्क्वायर रूट ऑफ 2h बार m ओमेगा इंट्रोड्यूस करवाया फैक्टर, ये सिर्फ आसानी के लिए करवाया। इससे हमारे पास आखिर में जो शेप ऑफ द फॉर्म शेप बनेगी आखिर में, वो थोड़ी सी ज्यादा कन्वीनियंट होगी, आसान होगी। अगर ये कांस्टेंट यहाँ पर इंट्रोड्यूस ना कराएं, आखिर में जो रिजल्ट आएगा उसमें खाम में कांस्टेंट्स आ रहे होंगे जो कि हमें यहाँ पर जिनकी कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस एज सच नहीं होगी। तो एक तो ये बात होगी कि ये जो है फैक्टर इसलिए यूज किया है आसानी के लिए, और दूसरे नंबर पे आप चेक करें h बार m ओमेगा वगैरह के यूनिट्स डाल के या डायमेंशन डाल के कि ये a प्लस और a माइनस का ओवरऑल कोई डायमेंशन नहीं, चेक कीजिएगा आप बाद में। a प्लस और a माइनस में फर्क ये है बस कि यहाँ माइनस आयोटा आ रहा है और यहाँ प्लस आयोटा आ रहा है। ये बात ध्यान में रखिएगा, ये डेफिनेशन जो है हमने यूज करनी। तो ये हमने डिफाइन की चीजें। ये कहलाता है रेजिंग ऑपरेटर, क्यों कहलाता है आगे हमें नजर आएगा, और ये कहलाता है लोअरिंग ऑपरेटर, क्यों कहलाता है आगे नजर आएगा। और ये डेफिनेशन हमने याद रखनी है। ओके, अब कुछ पहले हम प्रॉपर्टीज वगैरह कैलकुलेट कर लें, उसके बाद फिर जो है हम आगे चीजों को, हमें हमारा बेसिक टास्क क्या था, इस हैमिल्टोनियन को फैक्टराइज करना है। हमारा टास्क था इस हैमिल्टोनियन को फैक्टराइज करना, और हमने देखा कि डायरेक्ट से फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती, तो हम लोगों ने एक नई चीज डिफाइन की a प्लस a माइनस। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं तो मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं जो कि हम आगे यूज करेंगे। तो फिलहाल जो है क्योंकि वो आ गई है तो उसकी डेफिनेशन हमें चाहिए, तो वो कहलाता है कम्यूटेटर। अगर हमारे पास दो ऑपरेटर्स हैं, फॉर एग्जांपल a एंड b, इसका कम्यूटेटर डिफाइन होता है ab माइनस da से। ये डेफिनेशन है, यानी कि ए बी की डेफिनेशन है कि ए बी किसके बोलते हैं, ए और बी का जो कम्यूटेटर है वो डिफाइन होता है ए बी माइनस डी ए से। अब अगर ए और बी कम्यूट करते हो, कम्यूट का मतलब है कि इनका ऑर्डर मैटर ना करता हो, जो ए बी का आंसर हो वही बी का आंसर हो, तो ये क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा इसका आंसर। लेकिन अगर ए बी और बी ए का आंसर जीरो नहीं आता, तो ए बी का कोई ना कोई अगर आंसर आता है तो उसका मतलब है ए और बी कम्यूट नहीं कर सकते, यानी कि ए बी ए के इक्वल नहीं होगा, ये कम्यूट नहीं कर सकते। कम्यूट करने का मतलब है इनका ऑर्डर चेंज कर दे तो आंसर चेंज हो जाएगा। ये कम्यूटेटर डिफाइन होता है, यानी कि ऑर्डर चेंज करते हैं, दरम्यान में माइनस लगाते हैं, तो अगर आंसर जीरो आ जाएगा, तो अगर ए बी जीरो आ गया तो इसका मतलब ये होगा कि ए बी और बी ए दोनों का आंसर सेम आ रहा है, जिसका मतलब ये होगा कि इनकी जो ऑर्डर है वो मैटर नहीं करता। लेकिन अगर ए बी बी ए के इक्वल नहीं है, अगर ये जीरो ना आया, तो इसका मतलब है ए और बी आपस में कम्यूट नहीं करते, इसका मतलब है कि ऑर्डर मैटर करता है। तो अगर मैं ए बी की वैल्यू निकालना चाहता हूं, तो आमतौर पर कम्यूटेटर की वैल्यू निकालने के लिए डायरेक्ट से अगर ये वाला फॉर्मूला यूज करें और उसको कैलकुलेट करें तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट है। इसको कैलकुलेट करने का तरीका यह है, यानी कि कम्यूटेटर को कैलकुलेट करने का तरीका यह है कि आप इसको अप्लाई करते हैं किसी फंक्शन के ऊपर, और जब रिजल्ट आ जाता है तो आखिर में उस फंक्शन को आप ड्रॉप कर देते हैं। यानी कि ये इसकी ट्रिक है, इसको यूज सॉल्व करने की, इसकी ए बी की वैल्यू मालूम करने की, कि आप इसको एक टेस्ट फंक्शन देते हैं। ये टेस्ट फंक्शन खाली फंक्शन कराता है,
इसको किसी फंक्शन के ऊपर ऑपरेट कराते हैं, उससे क्या होगा, ज्यादा आसानी होगी। चेक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक्स पी का कम्यूटेटर कैलकुलेट करना चाहता हूँ, एक्स पी फॉर्मूला क्या है, एक्स पी के कम्यूटेटर का, कम्यूटेटर का फॉर्मूला क्या होता है, ए बी माइनस बी है। एक्स पी के लिए क्या होगा, एक्स और पी के जब हम कम्यूटेटर लेंगे और ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, एक्स पी माइनस पी एक्स। अब मैं इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करता हूँ, इसको एक टेस्ट फंक्शन देता हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर एक फंक्शन अपनी तरफ से इंट्रोड्यूस करवा दूँ, ये अपनी तरफ से इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ, बाद में मैं इसको उड़ा दूँ। बस इसको याद रखने का एक फायदा होगा कि इससे कैलकुलेशन वगैरह या जो हम लोग आगे जो स्टेप्स कर रहे हैं वो आसानी से हो। एक्स पी की जगह क्या आ रहा है, एक्स पी आ रहा है, एक्स पी की जगह आया एक्स पी माइनस पी एक्स, और जो एफ एक्स है अपनी जगह पे वैसे ही रहेगा। अब आप क्या करें, एक्स ऑपरेटर जब ऑपरेट करते थे तो क्या होता था, खाली एक्स से मल्टीप्लाई करवाते थे। पी ऑपरेटर की जगह क्या होता था, माइनस आयोटा एच बार डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ अगेन मैं पार्शियल डेरिवेटिव इसलिए यूज नहीं कर रहा कि यहाँ फंक्शन ऑफ एक्स सिर्फ एक चीज का ये फंक्शन। माइनस पी हैट की जगह क्या आ जाएगा, माइनस आयोटा एच बार डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। फिर आगे क्या आ रहा है, एक्स, तो ये आ जाएगा एक्स, और ओवरऑल क्या हो रहा है, एफ एक्स आ रहा है। अब आप क्या करें, इस एफ एक्स को दोनों के साथ लेके आए ये जगह, और साथ ही साथ नंबर को भी बाहर निकालें। ये क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा एच बार, ये नंबर है, इनको कहीं भी लिखते हैं फर्क नहीं पड़ेगा, एक्स डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ एफ एक्स, पहली टर्म आ गई, माइनस माइनस प्लस आयोटा एच बार, और यहां पे आप देखें क्या होगा, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ एक्स एफ, ये एक्स और एफ आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। इससे क्या होगा कि इन दोनों में से देखें ओवरऑल आयोटा एच बार कॉमन ले लें, दोनों में आयोटा एच बार है, बाकी क्या बचेगा, बाकी यहाँ पे बचेगा एक्स डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और आयोटा एच बार मैं कॉमन ले चुका हूं। बाकी आप यहाँ देखिए, यहाँ दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो आप यू इंटू वी लगाएं। जब आप यू इंटू वी लगाएंगे तो आप पहले लिखेंगे फर्स्ट फंक्शन जो कि एक्स है, फिर डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन, ठीक है, तो आप एक्स वैसे लिख दें और सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव लें, प्लस फिर आप एफ वैसे ही रखें और डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, एक दफा एक्स का डेरिवेटिव लिया, एक दफा एफ का डेरिवेटिव लिया, ठीक है। तो अब क्या होगा, आप नोट करें कि हो रहा क्या है, यहाँ पे ये और ये कैंसिल आउट होगा, बाकी हमारे पास क्या बचा, बाकी हमारे पास बचा आयोटा एच बार एक्स का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू एक्स क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो खाली रह गया एफ एक्स, और लेफ्ट साइड पे क्या चला रहा है, एक्स और पी का कम्यूटेटर, और ये किसके ऊपर ऑपरेट होता है, एफ एक्स के। अब आप क्या करें, इस एफ एक्स को इस एफ एक्स के साथ गायब करवा दें, यानी कि ये कैंसिल आउट तो नहीं कह सकते, यानी कि ये जो टेस्ट फंक्शन था इसको यहाँ से गायब कर दें, हमारे पास खाली रह जाएगा एक्स पी इज इक्वल टू आयोटा एच बार। ये हमारे पास एक्स और पी का कम्यूटेटर है, और जो जीरो नहीं है, अगर जीरो नहीं है तो इसका मतलब है एक्स पी का अलग आंसर आ रहा है और पी एक्स का अलग आंसर आ रहा है, और यहाँ से आपको नजर भी आ रहा है एक्स पी का आंसर सिर्फ ये आ रहा है और पी एक्स के में दो टर्म्स आ रहे हैं, क्योंकि जब पी एक्स कर रहे हैं तो फिर हमारे पास यू इंटू वी लग रहा है। तो अब ये जो हमारे पास रिजल्ट है कि एक्स पी के साथ कम्यूट नहीं करता, अगर एक्स पी के साथ कम्यूट करता होता तो इसका जो कम्यूटेटर आता वो जीरो आता, क्योंकि ये जीरो नहीं आ रहा, कुछ ना कुछ आ रहा है, तो इसका मतलब है ये इसका कम्यूट नहीं करता। तो ये क्वांटम मैकेनिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और प्रोफाउंड रिजल्ट है, और श्रोडिंगर इक्वेशन के बाद ये क्वांटम मैकेनिक्स की सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, उसके फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेज हैं। उसमें से एक ये है कि अगर दो चीजें आपस में कम्यूट करती हैं तो उनको आप साइमल्टेनियसली मेजर कर सकते हैं, उनके करस्पॉन्डिंग जो ऑब्जर्वेबल है उनको साइमल्टेनियसली मेजर कर सकते हैं। लेकिन एक्स और बी कम्यूट नहीं कर रहे, तो इसका मतलब ये कि ये आपस में इनके जो करस्पॉन्डिंग ऑब्जर्वेबल आप उनको एक साथ मेजर नहीं कर सकते। और हम आगे देखेंगे कि ये एक जो है वो इम्पोर्टेंट चीज होगी उन क्वांटिटीज के लिए कि किन दो को हम एक साथ मेजर कर सकते हैं और किन को एक साथ मेजर नहीं कर सकते। तो जनरल रूल ये होगा कि जिनका कम्यूटेटर जीरो है जिन दो क्वांटिटीज का, तो उनको साइमल्टेनियसली मेजर कर सकते हैं, और जिनका कम्यूटेटर जीरो नहीं होगा तो उनको साइमल्टेनियसली मेजर नहीं कर सकते। तो दिस इज वन ऑफ दोज रिजल्ट्स। लेकिन ये इटसेल्फ ये रिजल्ट है एक्स और पी का कम्यूटेटर आयोटा एच बार के इक्वल है, ये भी क्वांटम मैकेनिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है।
तो ये जो मैंने आपको बताया है इसको ध्यान में रखते हुए हम आगे चलेंगे और मैं इस चीज को पहले यहाँ से गायब करता हूँ। फिलहाल आपने ये ध्यान में रखना है कि एक्स पी का जो कम्यूटेटर है वो इक्वल है एक्स पी हैट माइनस पी एक्स हैट और ये इक्वल है आयोटा एच बार। अगर पी एक्स कर दें तो ये रिवर्स हो जाएगा और यहाँ माइनस आयोटा एच बार आ जाएगा। चेक करना चाहे तो कर सकते। ओके, तो फिलहाल मैं करना चाह रहा हूँ, मैं फिलहाल ए माइनस ए प्लस का प्रोडक्ट देखना चाह रहा हूँ। ये क्यों देखना चाह रहा हूँ, ये हमारे बाद में काम आएगा। इसको प्रोडक्ट देखने के लिए ए माइनस और ए प्लस जो ऑपरेटर्स हमने ऊपर डिफाइन किए हैं, रेजिंग एंड लॉरिंग ऑपरेटर, इन डेफिनेशन को यूज करूंगा। पहले मैं ए माइनस कर रहा हूँ, बाद में ए प्लस। ए माइनस क्या है, 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 एच बार एम ओमेगा और ये आयोटा पी हैट प्लस एम ओमेगा एक्स हैट, ये ए माइनस आ गया। फिर ए प्लस क्या है, ए प्लस है 1/, स्क्वायर रूट ऑफ 2 एच बार एम ओमेगा माइनस आयोटा पी हैट, ये जब ए प्लस है तो उसमें माइनस आयोटा आ रहा है, पी हैट प्लस एम ओमेगा एक्स हैट। अगले स्टेप में क्या होगा, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे इसको और इसको, क्योंकि ये सिंपल नंबर है तो ये तो बाहर आ जाएगा, 1/2 एच बार एम ओमेगा। अब आयोटा इंटू माइनस आयोटा, तो आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, आयोटा स्क्वायर माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा पी हैट स्क्वायर। फिर मैं क्या करता हूँ, उस वैल्यू को लिखता हूँ जिसमें आयोटा नहीं आ रहा, तो एम ओमेगा एक्स हैट, एम ओमेगा एक्स हैट से मल्टीप्लाई करेंगे तो एम ओमेगा एक्स हैट स्क्वायर आ जाएगा, ओवरऑल स्क्वायर। फिर अब मैं क्रॉस टर्म लिखता हूँ, तो ये पहले आयोटा पी हैट एम ओमेगा से मल्टीप्लाई एक्स हैट से, तो आयोटा एम ओमेगा तो नंबर्स हैं, इनको फर्क नहीं पड़ेगा, ऑपरेटर्स नहीं है, तो पी हैट एक्स हैट। फिर ये आयोटा पी हैट इसके पास चला गया, अब एम ओमेगा एक्स हैट माइनस आयोटा पी हैट के पास आएगा, ये प्लस माइनस माइनस आयोटा नंबर है, एम ओमेगा नंबर है, और ये एक्स हैट पी हैट आ जाए। नोट करें, अगर एक्स हैट पी हैट इक्वल होता, एक्स हैट पी हैट सॉरी पी हैट एक्स हैट इक्वल होता तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाते, लेकिन ये इक्वल नहीं है तो ये कैंसिल आउट नहीं होगा। तो अब हम क्या करते हैं, 1/2 एक्स बार एम ओमेगा और ये जो पी हैट स्क्वायर है इसको वैसे रखते हैं, और एम ओमेगा एक्स हैट स्क्वायर है इसको भी वैसे रखते हैं, और इन दोनों में से जबरदस्ती माइनस आयोटा एम ओमेगा कॉमन ले लेते हैं। माइनस के साथ जब कॉमन लेंगे तो बाकी हमारे पास क्या बचेगा, क्योंकि माइनस कॉमन लिया है, पॉजिटिव वैल्यू पहले लिखूंगा, एक्स हैट पी हैट माइनस पी हैट एक्स हैट। उसके बाद क्या होगा, ये देखें, ये कौन है, ये अभी हमने आपको डिफाइन किया था कि एक्स हैट पी हैट माइनस पी हैट एक्स हैट, ये होता है एक्स हैट पी हैट का कम्यूटेटर, और उसकी जगह क्या होता है, आयोटा एच बार। इस चीज की जगह क्या आ जाएगा, इस चीज की आ जाएगा आयोटा एच बार। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/2 एच बार एम ओमेगा पी हैट स्क्वायर प्लस एम ओमेगा एक्स हैट स्क्वायर होल स्क्वायर, यानी कि, और ये आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर माइनस माइनस, आयोटा स्क्वायर माइनस वन होता है, माइनस माइनस प्लस, और एम ओमेगा एच बार आ जाएगा, ठीक है। इसकी जगह जब लिखा आयोटा एच बार, उस आयोटा एच बार को जिससे मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसको इन दोनों से डिवाइड करेंगे ओवरऑल, और इससे अलग से डिवाइड करेंगे। इसका फायदा क्या अभी आपको नजर आ जाएगा। तो हमारे पास 1/h बार ओमेगा, इसको इधर ही रहने दें, और p स्क्वायर ओवर 2m, या इसको इस तरह दें, p स्क्वायर ओवर 2m प्लस h बार ओमेगा तो बाहर है, 2m, ये रहा, 2m को इससे मल्टीप्लाई करा, 2m को इससे मल्टीप्लाई करा जाएगा हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स हैट स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो h बार ओमेगा है ये यहाँ रखा, और 2m को इससे भी और इससे भी मल्टीप्लाई करवा दिया, फायदा क्या अभी नजर आ जाएगा। और इस ओवरऑल चीज को इस ओवरऑल चीज से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, 2 जो है यहाँ है ही नहीं, तो 2 रह जाएगा नीचे, h बार m ओमेगा यहाँ पे भी है, h बार m ओमेगा यहाँ पे भी है, तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये वाली चीज है वो इन दोनों से ओवरऑल डिवाइड कराए, और ओवरऑल इससे भी डिवाइड कराए। ये जो हमारे पास है
ये कौन है? 1/h bar ओमेगा के अलावा जो चीज आपको नजर आ रही है ये कौन है? ये जो चीज है ये कौन है? तो आप ऊपर देखें, p hat स्क्वायर p hat स्क्वायर प्लस m ओमेगा x hat स्क्वायर, या ये देखें p hat स्क्वायर ओवर 2m प्लस 1/2m ओमेगा स्क्वायर h hat स्क्वायर, ये चीज है ये है h प्लस हाफ आ गया। ये जो हमारे पास है, ये जो वैल्यू आ रही है किसकी आ रही है? हमने क्या कैलकुलेट किया? a माइनस हैट और a प्लस हैट, इन दोनों ऑपरेटर्स का ये प्रोडक्ट है। ये क्यों कैलकुलेट किया आगे बात। ओके, तो ये हमारे एक चीज कैलकुलेट की है, इसको ध्यान में रखिएगा, ये प्रोडक्ट हमारे काम आए। फिर आपका होमवर्क है कि आप कैलकुलेट करें a प्लस a माइनस का प्रोडक्ट, a प्लस a माइनस प्रोडक्ट, और आप देखेंगे इसका आंसर जो आएगा वो 1/h बार ओमेगा h हैट माइनस हाफ आ जाएगा। और फिर आपने क्या कैलकुलेट करना है? एक चीज a माइनस a प्लस का कम्यूटेटर, तो ये मैं इसमें आपकी हेल्प कर देता हूँ। a माइनस हैट a प्लस हैट का कम्यूटेटर, तो अब कम्यूटेटर की डेफिनेशन क्या होती है? कम्यूटेटर की डेफिनेशन होती है a माइनस a प्लस माइनस a प्लस a माइनस। अगर आप याद करें तो a b का जो कम्यूटेटर है उसकी डेफिनेशन क्या थी? a b माइनस b a। बार बार मैं ऊपर टोपियां नहीं बना रहा। तो अब a माइनस a प्लस की जगह क्या आएगा? हमने कैलकुलेट किया है 1/h बार ओमेगा h हैट प्लस हाफ, ये a माइनस a प्लस की जगह आएगा। a प्लस a माइनस की जगह क्या आएगा? जब आप ये कैलकुलेट करेंगे तो आपको नजर आएगा 1/h बार ओमेगा h हैट, और यहाँ माइनस हाफ आ रहा है, लेकिन क्योंकि यहाँ ओवरऑल माइनस है तो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, प्लस हाफ। तो आप ये देखेंगे कि ये देखें ये कैंसिल आउट हो गया, बाकी बचा हाफ प्लस हाफ जो कि होता है 1। तो a माइनस a प्लस कम्यूटेटर है ये 1 के इक्वल है। अगर a प्लस a माइनस करें तो आप चेक करेंगे ये -1 आएगा, तो खुद चेक कीजिएगा कि a प्लस a माइनस का जो आंसर है वो -1 आए। अब ये जो हमने लिखा है इसको लिखने का फायदा क्या होगा कि नाउ वी कैन राइट हैमिल्टोनियन इन टर्म्स ऑफ द रेजिंग एंड लोअरिंग ऑपरेटर। उसके लिए हम क्या करेंगे? ये जो हाफ है यहाँ प्लस हो रहा है वहां जाके माइनस करवा दें, 1/h बार ओमेगा, ये रहा हाफ यहाँ प्लस हो रहा है वहां जाके माइनस करवा दें, और h बार ओमेगा ओवरऑल यहाँ पे डिवाइड हो रहा है वहां जाके मल्टीप्लाई करवा दें। ये आ गया a माइनस a प्लस और दरम्यान आ गया माइनस हाफ। तो हमारा टास्क था कि उस हैमिल्टोनियन को इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट फैक्टर की फॉर्म में लिखना। ओवरऑल फैक्टर नहीं आ रहा, बस एक एक्स्ट्रा टर्म माइनस हाफ भी आ रही है, लेकिन कोई बात नहीं, हमारे पास हैमिल्टोनियन आ गया इन टर्म्स ऑफ रेजिंग एंड लोअरिंग ऑपरेटर। और आप लोगों ने एक और चीज जहां पे कैलकुलेट की होगी a प्लस a माइनस, जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको नजर आएगा वे इसके इक्वल है। तो अगर मैं इसको यूज करूं और h यहां से देखूं तो माइनस हाफ वहां जाके प्लस हाफ हो जाएगा, क्योंकि ये चीज किसके इक्वल है? ये चीज इक्वल है a प्लस a माइनस के। ये माइनस हाफ वहां जाके प्लस हो जाएगा, और ये h ओमेगा h बार ओमेगा यहाँ डिवाइड हो वहां जाके मल्टीप्लाई होगा। तो एक और h बार की डेफिनेशन बनी h बार ओमेगा, यहाँ क्या आ रहा है? a माइनस a प्लस, यहाँ a माइनस a प्लस आ रहा था, लेकिन यहाँ a प्लस a माइनस आ रहा है, तो ये a प्लस a माइनस आएगा। और यहाँ माइनस हाफ आ रहा था क्योंकि यहाँ प्लस हाफ था वहां जाके माइनस हो गया था, तो जब माइनस हाफ है वहां जाके प्लस हो जाएगा। तो दिस इज अनदर डेफिनेशन ऑफ हैमिल्टोनियन ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर इन टर्म्स ऑफ द डिफाइंड रेजिंग एंड लोअरिंग ऑपरेटर्स। ये जो हमने रेजिंग और लोअरिंग ऑपरेटर्स डिफाइन किए थे, इन टर्म्स ऑफ दोज रेजिंग एंड लोअरिंग ऑपरेटर्स हमारे पास हैमिल्टोनियन आ गया। ओके, अब मैं क्या करना चाह रहा हूं? अब मैं श्रोडिंगर इक्वेशन को इन टर्म्स ऑफ रेजिंग एंड लोअरिंग ऑपरेटर लिखना चाह रहा हूं। श्रोडिंगर इक्वेशन क्या होती थी? अगर आप याद करें, ऊपर हमने डिफाइन किया था क्या? हैमिल्टोनियन। तो हमें पता है कि एच साई इक्वल टू क्या होता है? ई साई होता है। इस इक्वेशन को मैं लिखता हूं, ये हमारे पास श्रोडिंगर इक्वेशन है, एच साई इक्वल टू ई साई। श्रोडिंगर इक्वेशन, कौन सी श्रोडिंगर इक्वेशन? टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन।
टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, तो क्या होती है एच साई इज इक्वल टू ई साई। तो अब h की जगह मेरे पास दो ऑप्शंस हैं, या तो मैं h की जगह ये यूज करूं, पहला ऑप्शन ये है कि मैं h बार ओमेगा a माइनस a प्लस यूज करूं, फिर आगे माइनस हाफ आ रहा है, ये हैमिल्टोनियन आ गया, साई इज इक्वल टू ई साई, तो ये आ गई श्रोडिंगर इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ रेजिंग एंड लोअरिंग ऑपरेटर। और दूसरा ऑप्शन ये पहला ऑप्शन था, और दूसरा ऑप्शन ये कि हम लोग क्या करें कि ये वाली डेफिनेशन ऑफ द हैमिल्टोनियन यूज करें, h की जगह ये लिखें h बार ओमेगा a प्लस a माइनस प्लस हाफ psi is equal to E psi. We have got two definitions of, we have got two different forms of Schrödinger equation in terms of raising and lowering operators. दोनों में से आप कोई भी यूज कर सकते हैं। ओके, तो अब यहाँ पे क्या नजर आ रहा है कि हमारे पास ये एक श्रोडिंगर इक्वेशन है जिसमें हमारा स्टेट कोई psi है और उसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी E, ठीक है, स्टेट करस्पॉन्डिंग एनर्जी E है। अब यहाँ पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप आ रहा है, इसको क्रूशियल स्टेप, जो कि हमारी कुछ मतलब सोल्यूशन, जो हम सोल्यूशन मालूम करना चाह रहे हैं श्रोडिंगर इक्वेशन में, उसको मालूम करने के लिए हमारी मदद दे। ओके, तो वो क्रूशियल स्टेप ये है कि प्रूव दैट, यानी क्वेश्चन की शक्ल में कि प्रूव दैट इफ psi satisfies the Schrödinger equation with energy E। तो हमें नजर आ रहा है कि ये psi जो है वो श्रोडिंगर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, उसकी एनर्जी E है। what is psi exactly, what is psi we don't know, this is what we are going to find। हमें इस psi को मालूम करना है, तो हमें ये प्रूव करना है कि अगर ये हमें ये गिवन है, ठीक है, इफ का मतलब ये है कि अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है कि psi इस श्रोडिंगर इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है और उसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी E है, तो देन प्रूव दैट A plus psi is another state that satisfies the Schrödinger equation with energy E plus h bar omega। गिवन क्या है कि psi जो है वो श्रोडिंगर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, और इस psi के करस्पॉन्डिंग एनर्जी क्या है, E। अगर ये बात ट्रू है, इफ दिस इज ट्रू, तो हमें प्रूफ क्या करना है कि A प्लस psi भी श्रोडिंगर इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, और जब ये अगर सेटिस्फाई कर रहा होगा तो उसके करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी होगी वो होगी E प्लस h बार ओमेगा। इस E में h बार ओमेगा का इजाफा हो रहा होगा। तो अगर psi के ऊपर A प्लस ऑपरेट करते हैं तो एक नई स्टेट बन जाएगी, उस नई से करस्पॉन्डिंग एनर्जी E प्लस h बार ओमेगा, एंड दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रूव। इसको प्रूव करने के लिए क्या प्रूव करना है कि अगर psi श्रोडिंगर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है विद एनर्जी E, अगर ऐसा है, ये बात ट्रू है, तो ये प्रूव करना है कि A प्लस psi भी श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करेगा और उसकी एनर्जी क्या होगी, E प्लस h बार ओमेगा। यानी हमें प्रूव क्या करना होगा, हमें प्रूव ये करना होगा कि H अब जो श्रोडिंगर इक्वेशन की नई फॉर्म होगी उसमें H के साथ जो अभी स्टेट psi के बजाय A प्लस psi आ रहा होगा और एनर्जी E के बजाय E प्लस h बार ओमेगा आ रहा होगा, और ये एक नई श्रोडिंगर इक्वेशन है with this new state and this new energy। This is what we have to prove। तो इसको प्रूव करने के लिए हम लोग अभी क्या करते हैं कि यहां से चलते हैं, H A प्लस psi देखते हैं किसके इक्वल है। तो हमें पता है कि जो H है, H हैमिल्टोनियन, उसकी दो तरह की डेफिनेशंस थी, एक ये वाली थी और एक ये वाली थी। तो इसमें से हम फॉर एग्जांपल इसको यूज करते हैं, A प्लस A माइनस वाली, यानी हैमिल्टोनियन की ये वाली डेफिनेशन यूज करते हैं, इससे ये प्रूव हो जाएगा, उससे ये प्रूव नहीं होगा, ये वाली डेफिनेशन से प्रूव होगा, ये प्रैक्टिस से आपको पता चलेगा। तो हम H जो हैमिल्टोनियन हमने डिफाइन किया था इन टर्म्स ऑफ रेजिंग और लोअरिंग ऑपरेटर, उस H की जगह क्या रखते हैं, H बार ओमेगा A प्लस A माइनस प्लस हाफ। ये हमने किसकी जगह रखा, H की जगह, मैं कर देता हूँ, और बाकी A प्लस psi को अपना छेड़े, A प्लस psi वैसे ही रहेगा, ठीक है, A प्लस psi को वैसे ही रहने। तो हमने क्या लिखा, श्रोडिंगर इक्वेशन हमें प्रूव करनी, हमें ये प्रूव करना है कि हैमिल्टोनियन ऑपरेटर जब इसके ऊपर ऑपरेट करेगा तो ये आंसर आना चाहिए। तो अब हमारा सारा काम होगा, सारा फोकस होगा वो ये लाने पे। उसके लिए हम क्या करते हैं, ये जो A प्लस है, देखिए ये ऑपरेटर है, तो अब मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई कराऊंगा, ये लेकिन राइट साइड से मल्टीप्लीकेशन है, और ऑपरेटर में ऑर्डर मैटर करता है, तो आपने ऑर्डर का बड़ा ख्याल रखना है, खासतौर जहां पे दूसरे ऑपरेटर्स मौजूद। ये जो h बार ओमेगा इसको वैसे रहने दें, A प्लस A माइनस, और ये वाला जो A प्लस है वो इधर आ गया, ये वाला जो A प्लस है वो यहाँ पे आ गया, ये बाहर वाला A प्लस है, और प्लस हाफ ये वैसे ही आ गया, और ये जो psi है ये वैसे ही रह गया,
साई जो है वो साई रहा, ए प्लस जो था वो यहाँ पे भी आ गया, सॉरी मैं यहाँ लिखना भूल गया, ए प्लस यहाँ पे भी आ गया। ओके, अब आगे क्या करें, जो अगले स्टेप में एच बार ओमेगा के साथ ये जो ए प्लस है, ए प्लस लेफ्ट साइड से इसको बाहर निकालो, ये वाला जो ए प्लस है यहां से बाहर निकालो, बाकी हमारे पास बचा है ए माइनस ए प्लस, ए माइनस ए प्लस और प्लस हाफ, प्लस हाफ, और ये वाला जो ए प्लस है, ये वाला जो ए प्लस है ये बाहर आ गया, यहाँ क्योंकि दो थे नहीं, एक ही था अकेला, तो वो बाहर आ गया, और यहाँ पे तीन थे, इन तीन में से ये वाला जो ए प्लस है ग्रीन वाला ये मैंने बाहर निकाला, तो बाकी ए माइनस ए प्लस वैसे ही रहा, ये वाला ए प्लस भी बाहर आ गया ओवरऑल, और यहाँ पे रह गया साई। अब आप क्या करें, थोड़ा सा रीअरेंज करें चीजों को। एच बार ओमेगा क्या नंबर, नंबर को आप कहीं भी आगे पीछे शिफ्ट कर सकते हैं, तो फर्क नहीं पड़ता, तो हमारे पास ये जो आएगा ए प्लस, ये वाला ए प्लस ग्रीन वाला, इसको इधर ही रखते हैं, ये वाला जो ए प्लस है यहीं पे रखते हैं, और बाकी जो है ये वाला एच बार ओमेगा और ये वाला जो ए माइनस ए प्लस है विद हाफ, ठीक है, इसको यहीं पे रखते हैं, और ये जो साई है ये ऐसे ही आ गया। ओके, अब हम क्या करते हैं, हमें ये पता है कि अगर यहाँ a माइनस ए प्लस आ रहा है और बाहर एच बार ओमेगा आ रहा है, यहाँ अगर a माइनस ए प्लस आ रहा है और बाहर एच बार ओमेगा आ रहा है, तो अगर यहाँ पहले a माइनस है बाद में प्लस है, तो यहाँ माइनस हाफ अगर आ जाए तो हैमिल्टोनियन के इक्वल, तो मैं यहाँ पे जा रहा हूँ प्लस हाफ के बजाय माइनस हाफ आ जाए, तो ये जो a प्लस है इसको वैसे रहने दें, एच बार ओमेगा वैसे रहने दें, a माइनस ए प्लस को वैसे रहने दें, तो ये जो प्लस हाफ है इसको ब्रेक करें माइनस हाफ प्लस वन, जब इसको माइनस हाफ प्लस वन में आप ब्रेक करेंगे, माइनस हाफ प्लस हाफ वन, माइनस हाफ प्लस वन में ब्रेक करें तो वन माइनस हाफ वापस हाफ आ जाएगा, लेकिन इसका फायदा क्या होगा, अब गौर से सुनिएगा कि हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा एच बार ओमेगा, एच बार ओमेगा ए माइनस ए प्लस माइनस हाफ, ये एच बार इन दोनों से मल्टीप्लाई हुआ, प्लस एच बार ओमेगा, तो ये जो एच बार ओमेगा ये वन से मल्टीप्लाई हुआ, तो हमने क्या किया, एच बार ओमेगा ए माइनस ए प्लस माइनस हाफ, ये जो चीज है इसके साथ यानी ए माइनस ए प्लस माइनस हाफ, इसके साथ एच बार ओमेगा मल्टीप्लाई करा दिया, और ये वन के साथ भी एच बार ओमेगा मल्टीप्लाई करा दिया, ये ओमेगा एच बार ओमेगा इन दोनों से मल्टीप्लाई हुआ, और इसका फायदा क्या होगा कि ये जो हमारे पास चीज है, वही चीज ऊपर आप देखें ये हैमिल्टोनियन है, तो हमारे पास a प्लस ये जो एच बार ओमेगा ये सारा कुछ ये हैमिल्टोनियन है, और प्लस एच बार ओमेगा ये वैसे आ जाएगा, ठीक है, और ये साई वैसे आ जाएगा। अब आप क्या करें अगले स्टेप में, ये जो साई है ये यहां पे लेके आ जाए दोनों के साथ, ये आ जाएगा एच साई प्लस एच बार ओमेगा साई, और फिर आप क्या करें, आपको ये पता है कि हमने यहां पढ़ा था कि एच साई ई साई के इक्वल है, ये गिवन था कि प्रूव करेंगे इफ साई सेटिस्फाई द श्रोडिंगर इक्वेशन विद एनर्जी ई, तो हमें पता है कि ये साई श्रोडिंगर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है उसकी विद करस्पॉन्डिंग एनर्जी ई साई, सॉरी ई करस्पॉन्डिंग एनर्जी ई, यहां एच साई की जगह आ जाएगा ई साई, इस एच साई की जगह आ जाएगा ई साई, और बाकी जो चीजें हैं वैसी आ जाएंगी, प्लस एच बार ओमेगा साई, और यहाँ पे ए प्लस आ जाएगा वैसे। अब इन दोनों में से साई को बाहर निकाल दें, ई प्लस एच बार ओमेगा वैसे रहने दें, तो इस साई को बाहर निकाल दें, क्योंकि ई प्लस एच बार ओमेगा नंबर है, नंबर ए प्लस जो होगा वो पहले लिखें या बाद में लिखें फर्क नहीं पड़ेगा, इस ए प्लस साई को बाद में लिख दें और इसको ब्रैकेट में लिख दें, तो अगर हम लेफ्ट साइड पे देखें तो हमारे पास आ रहा है एच ए प्लस साई, एच ए प्लस साई, तो ओवरऑल क्या हुआ, जो एच है जब ए प्लस साई के ऊपर ऑपरेट कर रहा है, तो ए प्लस साई वापस रिकवर हो गया, और हमारे पास जो एनर्जी आई वो क्या आई, ई प्लस एच बार ओमेगा,
हमें क्या प्रूव करना था? हमें प्रूव ये करना था कि अगर साई सेटिस्फाई कर रहा है श्रोडिंगर इक्वेशन को विद एनर्जी E, तो प्रूव करें कि A प्लस साई भी श्रोडिंगर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है विद एनर्जी E प्लस एच बार ओमेगा। इसका मतलब क्या है कि A प्लस साई कोई नई स्टेट है और उस नई स्टेट के करस्पॉन्डिंग एनर्जी क्या हो गई? E प्लस एच बार ओमेगा। यहां पे हमारे पास एक स्टेट थी साई, उसकी एनर्जी क्या थी? E थी। अब आप देखें कि इस E में कितना इजाफा हो रहा है? एच बार ओमेगा का इजाफा हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल पहले एनर्जी थी 10, उसमें 2 का इजाफा हो रहा है, एच बार ओमेगा फॉर एग्जाम्पल 2 है। अब कोई नई स्टेट आ गई A प्लस साई और उसकी करस्पॉन्डिंग एनर्जी क्या आ गई? E प्लस एच बार ओमेगा। अगर मैं यहाँ पे A प्लस को एक और दफा ऑपरेट करूं, यानी कि A प्लस एच A प्लस स्क्वायर एक और दफा A प्लस लिखूं यहाँ पर A प्लस स्क्वायर और यही काम दोबारा से करूं तो मेरे पास आएगा E प्लस 2h बार ओमेगा A प्लस स्क्वायर साई। अगर मैं A प्लस को एक और दफा फिर ऑपरेट करें तो आप एनर्जी में एक स्टेप और ऊपर बढ़ेंगे और इस तरह से A प्लस की तादाद बढ़ाते जाएं, यानी कि A प्लस जो ऑपरेट होने वाला A प्लस है एक बार फिर ऑपरेट करें, A प्लस क्यूब कर दें, तो आप देखेंगे कि हमारे पास जो एनर्जी आ रही है वो E प्लस 3h बार ओमेगा आ रही है। और आपका होमवर्क है, आप लोग ये देखिएगा कि अगर साई जो है वो H को ऑपरेट साई जो है वो श्रोडिंगर इक्वेशन सेटिस्फाई कर दिया विद एनर्जी E, तो हमने क्या देखा था कि A प्लस साई भी श्रोडिंगर इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है विद एनर्जी E प्लस एच बार ओमेगा। तो आपने ये करना है कि प्रूव दैट A माइनस साई इज आल्सो अ सॉल्यूशन टू श्रोडिंगर इक्वेशन विद एनर्जी E माइनस एच बार ओमेगा। तो A प्लस साई के करस्पॉन्डिंग एनर्जी क्या थी? E प्लस एच बार ओमेगा। और A माइनस साई की करस्पॉन्डिंग एनर्जी क्या है? E माइनस एच बार ओमेगा। तो इसमें क्या हो रहा है? इसमें जब A माइनस जब साई के ऊपर नजर आ रहा है कि ऑपरेट कर रहा है तो एनर्जी को एक स्टेप नीचे कर रहा है और वो जो एक स्टेप नीचे हो रहा है यहाँ पे क्या था? एक स्टेप बढ़ रहा था, तो यहाँ पे एक स्टेप कम हो जाएगा। एच बार ओमेगा स्टेप का साइज है, एक स्टेप का जो साइज है वो एच बार ओमेगा है। तो यहाँ पे एच बार ओमेगा एनर्जी कम होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर ये 10 है और एच बार ओमेगा की वैल्यू 2 है तो 10 माइनस 2 8 हो जाएगा। लेकिन ये कब हुआ? जब हमारे पास साई के ऊपर A माइनस ऑपरेट हो। इससे क्या हमें पता चला कि A प्लस जब साई के ऊपर ऑपरेट कर रहा है तो ये उसको ऊपर की तरफ लेके जा रहा है, रेज कर रहा है, तो ये कहलाता है रेजिंग ऑपरेटर। और A माइनस जब साई के ऊपर ऑपरेट कर रहा है तो उसको नीचे लेके जा रहा है, तो उसको कहलाता है लोअरिंग ऑपरेटर। इस चीज को यहाँ पर ग्रिफिथ की बुक में इस सीढ़ी से डिपिक्ट किया हुआ है कि हाँ साई है, उसकी करस्पॉन्डिंग एनर्जी E है। जब A प्लस साई के ऊपर ऑपरेट करेंगे तो A प्लस क्या कर रहा है? इसको रेज करवा रहा है। तो A प्लस के करस्पॉन्डिंग जो हमारे पास एनर्जी है E प्लस एच बार ओमेगा है। फिर अगला स्टेप हर दफा A प्लस, देखिए यहाँ A प्लस है, A प्लस स्क्वायर है, A प्लस क्यूब है, तो हर दफा जब A प्लस ऑपरेट करेगा तो एनर्जी एक स्टेप बढ़ती जाएगी। और A माइनस क्या कर रहा है? लोअर कर रहा है। A माइनस साई जब A माइनस जब साई के ऊपर ऑपरेट कर रहा है तो एनर्जी एक स्टेप कम हो रही है। A माइनस एक और दफा ऑपरेट हुआ तो एनर्जी एक स्टेप और कम हो गई, E माइनस 2h बार ओमेगा हो गया। चलते जाएं। अब यहाँ पर एक मसला है कि अगर हम चलते जाएं तो एक वक्त आएगा कि एनर्जी की वैल्यू जो भी आएगी उसके बाद एनर्जी नेगेटिव हो जाएगी। लेकिन पिछले किसी प्रॉब्लम में आपने देखा था कि नेगेटिव एनर्जी के जो है वो हमारे अगर सॉल्यूशन आते हैं तो वो श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व सेटिस्फाई नहीं करती, नेगेटिव एनर्जी के साथ प्रॉब्लम है। तो हमारे पास चलते एक वक्त आएगा कि ऐसी लोएस्ट स्टेट आएगी, ये वाली स्टेट, जो कि सोल्यूशन तो होगी श्रोडिंगर इक्वेशन का, लेकिन ये नॉर्मलाइजेबल नहीं होगी। और अगर ये नॉर्मलाइजेबल नहीं है तो इसका एक ऑप्शन ये है कि A माइनस 0 ये या तो खुद 0 है या A माइनस साई 0 का स्क्वायर इंटीग्रेबल है। आपको याद है कि इसका स्क्वायर जब लेते थे तो वो फिर इनफिनाइट होगा। तो आमतौर पर ये वाली पॉसिबिलिटी नहीं होती, ये वाली पॉसिबिलिटी होती है कि चलते एक ऐसा लोएस्ट स्टेप आएगा जिसको हम बोलेंगे लोएस्ट स्टेट, जिसको बोलेंगे साई 0 ग्राउंड स्टेट, जिसकी करस्पॉन्डिंग एनर्जी होगी E नॉट, ये हम देखते हैं कितनी है, कि उसके लोअर कोई और स्टेप नहीं होगा। ये लोएस्ट स्टेट है जहां तक आप जा सकते हैं। तो A माइनस चलते एक वक्त ऐसा आएगा कि जब साई नॉट के ऊपर ऑपरेट करेगा तो उससे जो कोई स्टेट ही नहीं है तो आपके पास 0 आए।
ऊपर की कोई लिमिट नहीं है, ऊपर के जाने की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन नीचे की क्या है कि एक लोअर स्टेट है जिससे लोअर कोई स्टेट नहीं है, तो उस केस में हम बोलेंगे कि जो स्टेट है a माइनस साई जीरो वो जीरो है। इसका एक मतलब ये भी है कि इसके ऊपर जब a माइनस ऑपरेट करेंगे तो नीचे कोई और स्टेट है ही नहीं, तो जीरो आ जाएगा। तो इसको यूज करते हुए हम मालूम करेंगे ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन, और फिर हम मालूम करेंगे ग्राउंड स्टेट एनर्जी। तो यहां तक मैंने आपको क्या बताया कि a प्लस और a माइनस ये रेजिंग और लोअरिंग ऑपरेटर्स हैं। a प्लस जब एक दफा ऑपरेट करेगा तो एनर्जी को h बार ओमेगा बढ़ा देगा, और a माइनस जब ऑपरेट करेगा तो एनर्जी को h बार ओमेगा कम कर देगा। और जैसे जैसे a प्लस मजीद आप ऑपरेट करते जाएं तो एनर्जी मजीद एक h बार ओमेगा बढ़ती जाएगी। और सिमिलरली नेगेटिव जो लोअरिंग ऑपरेटर है उसके लिए भी यही काम हो। ओके, अब मैं इस फैक्ट को यूज करते हुए कि एक लोअर स्टेट होनी चाहिए जिससे कोई लोअर स्टेट पॉसिबल नहीं है, जिसके लिए a माइनस साइन नॉट जीरो होना चाहिए, इसको यूज करते हुए आई विल फाइंड साइन नॉट, क्योंकि अब तक मैंने वेव फंक्शन मालूम नहीं किए। अब तक सिर्फ मैंने ये देखा है कि रेजिंग ऑपरेटर होता है, लोअरिंग ऑपरेटर होता है, वो रेज करता है या लोअर करता है, लेकिन हमारा काम क्या होता है कि वेव फंक्शन मालूम करना है, एनर्जी मालूम करना है। तो अब तक हमने वेव फंक्शन मालूम नहीं किया, तो इस फैक्ट को यूज करते हुए आई एम गोइंग टू फाइंड आउट दिस साइन नॉट। मेरा टास्क क्या है, ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन मालूम करना, यानी साइन नॉट मालूम करना, और वो कहां से आएगा, a माइनस साइन नॉट इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो। ठीक है, तो अब हमारे पास a माइनस क्या होता है, डेफिनेशन याद करें, हमने a माइनस को कैसे डिफाइन किया था, 1/2 h बार m ओमेगा आयोटा p हैट प्लस m ओमेगा x हैट। ये हमने a माइनस को डिफाइन किया था ऊपर, ये डेफिनेशन थी हमारी। और यहाँ पे क्या आ रहा है, साइन नॉट आ रहा है, साइन नॉट को वैसे ही रखें, ये हमने मालूम करना है, इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा। ये 2h बार m ओमेगा अलॉन्ग विद द स्क्वायर रूट वहां जाके मल्टीप्लाई होकर जीरो आ जाएगा, तो बाकी ये कुछ रह जाएगा, तो ये आयोटा है। और p हेड की जगह क्या आ जाएगा, माइनस आयोटा h बार डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, ये p हेड की जगह आ जाएगा। ठीक है, और प्लस m ओमेगा x हेड की जगह खाली x आ जाएगा, और ये साइन नॉट के ऊपर ऑपरेट हो रहा है, इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा। अब आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर माइनस माइनस आयोटा स्क्वायर माइनस वन माइनस वन प्लस ये जगह h बार डेरिवेटिव ऑफ साइन नॉट विद रिस्पेक्ट टू x, ये साइन नॉट इसके साथ आ गया, और ये जो m ओमेगा x साइन नॉट है ये वहां जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा m ओमेगा x साइन नॉट। और उसके बाद क्या होगा कि हमारे पास इसको मैंने सॉल्व करना है, साइन नॉट मालूम करना है, तो वेरिएबल सेपरेबल मेथड यूज करना है, तो 1 साइन नॉट यहाँ पे आ जाएगा, आपको पता है साइन नॉट x पे डिपेंड करता है, और ये आ जाएगा, और माइनस m ओमेगा ओवर h बार, और ये x आ जाएगा। उसके बाद आप क्या करें, उसके बाद हमें साइन नॉट मालूम करना है, दोनों तरफ इंटीग्रेट करें। इंटीग्रेशन आप करेंगे फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, और ये होगा विद रिस्पेक्ट टू x। और यहाँ जब इंटीग्रेशन करेंगे m ओमेगा h बार ये कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन यहाँ पे आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे जो इंटीग्रेशन है, फॉर एग्जाम्पल अभी हम उसको लिमिट नहीं लगाते, ऐसे ही छोड़ देते हैं, डेफिनेट इंटीग्रेट करते हैं, तो ये क्या होगा, 1 साइन नॉट का इंटीग्रेशन नेचुरल लॉग ऑफ साइन नॉट माइनस m ओमेगा ओवर h बार, x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x बार ओवर 2 प्लस कोई कांस्टेंट आएगा उसको बोल देते हैं नेचुरल लॉग ऑफ a, कांस्टेंट आ गया कोई। फिर ये जो है इसको वहां जाके माइनस करवा दें, ln साइन नॉट आ जाएगा माइनस नेचुरल लॉग ऑफ a आ जाएगा, और ये चीज वैसी आ जाएगी। यहाँ पे log a माइनस log b का फॉर्मूला यूज करें, नेचुरल लॉग ऑफ साइन नॉट ओवर a आ जाएगा, और ये चीज वैसी आ जाएगी। फिर साइन नॉट ओवर a आ जाएगा, नेचुरल लॉग खत्म करेंगे तो वहां पे एक्सपोनेंशियल आ जाएगा, नेगेटिव m ओमेगा x स्क्वायर ओवर 2h बार, और a यहाँ डिवाइड हो रहा है वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास ये एक तरह का सॉल्यूशन है, लेकिन ये कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं है, बिकॉज ये जो a है ये अभी अननोन। अब मुझे क्या मालूम करना है, a मालूम करना है, a मुझे नहीं पता, तो हमारे लिए कांस्टेंट मालूम करने का जो सबसे मौसर टूल है वो है नॉर्मलाइजेशन, कि साइन को क्या होना चाहिए, नॉर्मलाइज होना चाहिए। हम क्या करते हैं, यहाँ नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन यूज करते हैं, इंटीग्रेशन करें माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी साइन नॉट स्टार साइन dx इट शुड बी इक्वल टू 1। अब a के बारे में अभी फिलहाल हमें नहीं पता कि ये
रियल है, कॉम्प्लेक्स है, लेकिन ये हमें नजर आ रहा है कि एम भी रियल है, ओमेगा सारा कुछ रियल है। तो जब इसका साइन नॉट लेंगे तो ये ए स्टार आ जाएगा, तो ए स्टार वो बाहर आ जाएगा और माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, और इस साइन नॉट स्टार की जगह आ जाएगा ई बार माइनस एम ओमेगा ओवर 2h बार एक्स स्क्वायर। ए स्टार बाहर आ गया, इसका स्टार लेंगे तो यही आएगा, और साई की जगह यही चीज आ जाएगी, उसमें ए जो है कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, और बाकी हमारे पास आ जाएगा इस साई की जगह ई टू बार माइनस एम ओमेगा ओवर 2h बार एक्स स्क्वायर। इधर आयोटा होता तो माइनस से होता है, यहाँ कोई आयोटा नहीं है, कॉम्प्लेक्स नहीं है ये। ओके, और ये आ जाएगा dx इज इक्वल टू 1। अब ये a स्टार इंटू ए मॉड ऑफ ए स्क्वायर आ जाएगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, और इन दोनों को देखें बेस है में पावर ऐड हो जाएगी तो e बार माइनस एम ओमेगा ओवर 1/2 प्लस 1/2 1 आ जाएगा, तो खाली रह जाएगा h बार एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब ये जो चीज है इसका फॉर्मूला, ये स्टैंडर्ड इंटीग्रल है, इसका फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी e टू पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ पाई ओवर a। तो ये तो वैसे ही आ जाएगा, और इसकी जगह क्या आ जाएगा पाई ओवर a, स्क्वायर रूट ऑफ पाई ओवर a, और a की जगह क्या आ रहा है, ये जो पूरी चीज है ये a, ये पूरी चीज है ये क्या है a, तो क्या आ जाएगा m ओमेगा ओवर h बार इज इक्वल टू 1। तो ये इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज दिस, ये क्या आ गया। अब ये नजर आ रहा है कि रियल है तो मॉड लगाने की जरूरत नहीं है, खाली ए स्क्वायर से काम चलेगा, और ये आ जाएगा हमारे पास h बार ऊपर आ जाएगा h बार पाई ओवर m ओमेगा इज इक्वल टू 1। अब ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये m ओमेगा यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, पाई h बार वहां जाके मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा, और स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है पावर हाफ। स्क्वायर खत्म करने के लिए दोनों तरफ एक और दफा फिर स्क्वायर रूट आएगा, जब एक और दफा फिर स्क्वायर रूट आएगा तो a क्या आ जाएगा m ओमेगा ओवर पाई h बार, और ओवरऑल पावर क्या आ जाएगी, ये हाफ ये रहा, एक हाफ ये रहा, तो 1/4। ये हमारे पास आ गया नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट। और ये क्यों मालूम किया था, क्योंकि हमारा जो साई नॉट था उसमें a की कमी थी, इस a की जगह ये पुट कर देंगे जो हमने मालूम किया, साई नॉट वाज इक्वल टू a की जगह क्या आ जाएगा ये m ओमेगा ओवर पाई h बार जो पावर 1/4, और बाकी क्या जगह इस बार माइनस m ओमेगा ओवर 2h बार एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया कंप्लीट ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन, ये आ गया हमारे पास ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन फॉर हार्मोनिक ऑसिलेटर। इसका फायदा क्या है अभी बताता हूँ, लेकिन इसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी ई नॉट क्या होगी ये हम मालूम करना चाहते हैं। इसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी मालूम करने के लिए हम लोग ई नॉट मालूम करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, श्रोडिंगर इक्वेशन यूज करेंगे। हमें पता है कि श्रोडिंगर इक्वेशन होती है एच साई इक्वल टू ई साई, लेकिन अगर ग्राउंड स्टेट की बात करें तो हमारे पास यहाँ साई नॉट आ जाएगा और उसकी करस्पॉन्डिंग एनर्जी ई नॉट आ जाएगी, और ये हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। अब H की जगह आप क्या करें कि वो फॉर्मूला यूज करें जो हमने रेजिंग और लोअरिंग ऑपरेटर के लिए किया था। H की जगह लिखें H बार ओमेगा A प्लस A माइनस प्लस हाफ, ये H जगह ऊपर आप देखिएगा, ये हम लोगों ने H हैमिल्टोनियन ऑपरेटर देखा था इन टर्म्स ऑफ रेजिंग और लोअरिंग ऑपरेटर, और बाकी जो साई नॉट है इज इक्वल टू ई नॉट साई नॉट, इसको वैसे ही लिखते हैं, और ये साई नॉट है ये दोनों से अंदर जाके मल्टीप्लाई करा दें तो h बार ओमेगा a प्लस a माइनस साई नॉट प्लस हाफ साई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट साई नॉट। साई नॉट इज द ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन, ये हम ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन लिख रहे हैं। और अब आपको ये पता है कि a माइनस साई नॉट क्या था, 0 था। ऊपर चेक करें कि एक लोएस्ट स्टेट होती है a माइनस साई नॉट जो कि 0 के इक्वल, a माइनस साई नॉट का 0 आ गया, तो ये जो चीज है ये क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, ये पूरी टर्म गायब हो गई। तो बाकी हमारे पास क्या रह गया, बाकी हमारे पास रह गया h बार ओमेगा ये रहा, और ये हाफ साई नॉट, ये आ गया साई नॉट ओवर हाफ इज इक्वल टू ई नॉट साई नॉट। अब ये साइन नॉट दोनों तरफ है, इसको उड़ा दें तो बाकी रह गया ई नॉट ग्राउंड स्टेट एनर्जी इज इक्वल टू हाफ h बार ओमेगा।
नोट करें, जैसा कि हमने पार्टिकल इन अ बॉक्स के लिए पढ़ा था कि ग्राउंड स्टेट एनर्जी इज नॉट जीरो, सिमिलरली यहाँ पे ग्राउंड स्टेट एनर्जी इज नॉट जीरो. दिस इज द लोएस्ट एनर्जी दैट अ क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर कैन हैव. जो क्लासिकल ऑसिलेटर है उसकी लोएस्ट एनर्जी जीरो हो सकती है, लेकिन जो क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर है उसकी लोएस्ट एनर्जी इज नॉट जीरो. दिस इज द लोएस्ट एनर्जी दैट क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर कैन हैव. तो हमारे पास ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन भी आ गया और ग्राउंड स्टेट एनर्जी भी आ गई. इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि अब हम इन प्रिंसिपल बाकी सारी स्टेट मालूम कर सकते हैं. कैसे? इस फिगर में देखें, अगर आपको साइन नॉट पता है तो आप इसके ऊपर a प्लस ऑपरेट करें, a प्लस साइन नॉट के ऊपर ऑपरेट करें तो आपके पास क्या आ जाएगी? फर्स्ट स्टेट आ जाएगी जिसको आप साई 1 कहते हैं. और इसके करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी है उसको मालूम करने के लिए वो कैसे मालूम करेंगे? ई नॉट में h बार ओमेगा ऐड कर दे तो आपके पास E1 आ जाएगा, फर्स्ट स्टेट की एनर्जी आ जाएगी. इस तरह अगर इसके ऊपर एक और दफा a प्लस ऑपरेट करें, a प्लस स्क्वायर करें, a प्लस एक और दफा ऑपरेट करें साइन नॉट के ऊपर तो आपके पास सेकंड स्टेट आ जाएगी. और इसमें h बार ओमेगा एक दफा फिर ऐड करें, E नॉट प्लस h बार ओमेगा प्लस h बार ओमेगा 2h बार ओमेगा हो जाएगा. ये सेकंड स्टेट की एनर्जी हो जाएगी. तो वंस यू नो ग्राउंड स्टेट एंड इट्स एनर्जी तो आप a प्लस ऑपरेट कर करके आप जितनी भी हायर स्टेट्स हो मालूम कर सकते हैं और h बार ओमेगा ऐड कर करके आप बाकी उन सारी स्टेट से करस्पॉन्डिंग एनर्जी मालूम कर सकते हैं. तो जनरली क्या होगा, एक चीज यहाँ पर मैंने और ऐड करनी है वो ये है कि अगर आपके पास a प्लस है उसको साइन नॉट के ऊपर ऑपरेट करेंगे तो फर्स्ट स्टेट आ जाएगी, इसको स्क्वायर करेंगे तो सेकंड स्टेट आ जाएगी, क्यूब करेंगे तो थर्ड स्टेट आ जाएगी और इन जनरल अगर इसके ऊपर आप n लिखेंगे तो आपके पास nth स्टेट आ जाएगी. लेकिन यहां पर एक चीज जो आप लोगों ने जहन में रखनी है कि हर स्टेट के करस्पॉन्डिंग अलग अलग नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट होगा. यानी कि अगर मैं साई 1 की बात करूंगा तो साई 1 कैसे आया था? a प्लस यानी एक दफा ऑपरेट करना है साइन नॉट के ऊपर आपको स्टेट आएगी, लेकिन ये गारंटी नहीं है कि ये नॉर्मलाइज होगी. तो यू विल हैव अ नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट ओवर हियर a1. अगर कोई नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट नहीं है तो a1 ऑटोमेटिकली 1 आ जाएगा, लेकिन आप लोगों ने ये चेक करना है. इस तरह साई 2 लिखने के लिए a प्लस स्क्वायर तो आएगा, लेकिन आप लोगों ने साथ ही साथ यहाँ पर a2 भी लिखना है. ओके, तो यहाँ पे हमारे पास ये आ गया कोई भी nth स्टेट के करस्पॉन्ड, कोई भी nth स्टेट ये एक्सपेरिमेंट करती है, एक्सपेरिमेंट करती है. अब एनर्जी कैसे आएगी? एनर्जी तो आपने क्या देखा कि अगर हमारे पास ग्राउंड स्टेट एनर्जी है, इसमें h बार ओमेगा ऐड कर दें तो फर्स्ट स्टेट की एनर्जी आ जाएगी. अब ग्राउंड स्टेट एनर्जी क्या थी? ग्राउंड स्टेट एनर्जी थी हाफ h बार ओमेगा. ग्राउंड स्टेट एनर्जी क्या थी? हाफ h बार ओमेगा प्लस h बार ओमेगा. तो इसमें से आप क्या करें? h बार ओमेगा कॉमन ले लो तो बाकी बचा हाफ प्लस 1, या इसको मैं इस तरह लिखता हूं 0 प्लस सॉरी इसको मैं लिखता हूं 1 प्लस हाफ h बार ओमेगा. ये रहा 1 और ये रहा हाफ h बार ओमेगा. ये फर्स्ट स्टेट की एनर्जी होगी. अगर सेकंड स्टेट की एनर्जी देखें तो इसमें दोबारा से क्या आ जाएगा? इसमें आ जाएगा हाफ h बार ओमेगा प्लस एक दफा और h बार ओमेगा ऐड करना पड़ेगा तो 2h बार ओमेगा आ जाएगा. इसको आप लिख सकते हैं 2 प्लस हाफ h बार ओमेगा. ये सेकंड स्टेट की एनर्जी आ जाएगी. और जो लोएस्ट स्टेट की एनर्जी थी E नॉट जो कि हाफ h बार ओमेगा थी, उसको आप लिख सकते हैं 0 प्लस h बार ओमेगा. 0 प्लस h बार ओमेगा. तो अब इसी तरह अगर मैं nth स्टेट की एनर्जी लिखना चाहता हूं, इसी को देखते हुए आप देख सकते हैं, जनरलाइज करना मुश्किल नहीं है. ये 0 है तो यहाँ 0 है, यहाँ 1 है तो यहाँ पे 1 है, 2 है तो यहाँ पे 2 है. तो अगर nth स्टेट होगी तो n प्लस हाफ h बार ओमेगा आ जाएगा. तो नाउ वी आर डन. ये आपके पास क्या हो गया? nth स्टेट वेव फंक्शन. ये nth स्टेट्स आ गई आपके पास. कैसे आई? रेजिंग ऑपरेटर को ऑपरेट करके, और ये उनकी करस्पॉन्डिंग एनर्जीज आ गई. तो हम लोगों ने श्रोडिंगर इक्वेशन को ऐसा सॉल्व नहीं किया, हम लोगों ने जुगाड़ यूज करके ये स्टेट्स और उनके करस्पॉन्डिंग एनर्जीज मालूम की. अब जो हम लोगों ने पार्टिकल इन अ बॉक्स किया था, वहां पार्टिकल इन अ बॉक्स में जो m स्टार्ट हो रहा था 1 से स्टार्ट हो रहा था. लेकिन यहाँ पे आप नोट कीजिएगा कि यहाँ जो n है, इट इज नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम 0, इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम सॉरी इट इज नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम 1, इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 0. ये बात ध्यान में रखनी है. ओके, तो आखिर में क्या करते हैं कि एक कोई वेव फंक्शन मालूम करते हैं ताकि आप लोगों को एनर्जी मालूम करना इज अ पीस ऑफ केक. और n की जगह अगर थर्ड स्टेट की एनर्जी मालूम करनी है तो n की जगह 3 रख देंगे. लेकिन वेव फंक्शन कैसे मालूम करेंगे? तो उसके लिए एक एग्जांपल है ग्रिफिथ्स की. फाइंड द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर.
तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मालूम करनी है तो क्या आ जाएगा, मैं आपको सिर्फ हिंट दे रहा हूँ, बाकी आपने खुद करना है। अगर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मालूम करनी है तो साई 1 आ जाएगा, तो ये ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मालूम करनी है तो ये आ जाएगा A1, आ जाएगा A प्लस और ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा साई नॉट। अब आप याद करेंगे A प्लस क्या था, आप लोगों को A प्लस ऊपर से इसकी डेफिनेशन देखनी है 1/2 बार m ओमेगा। इसका रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, ये अगर प्रॉब्लम वगैरह इससे आएगा तो ये A प्लस आपको गिवन होगा। तो हमारे पास A प्लस की जगह ये आ जाएगा 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ h बार m ओमेगा माइनस आयोटा p हैट प्लस m ओमेगा h x हैट, ये हमारे पास आ गया A प्लस। और साइन नॉट की जगह क्या आ जाएगा, साइन नॉट अभी हमने ऊपर मालूम किया था ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन m ओमेगा ओवर पाई h बार और 1/4 पावर थी और e बार माइनस m ओमेगा ओवर 2h बार x स्क्वायर। ये भी याद रखने की जरूरत नहीं है, ये भी आपको गिवन होगा अगर इसको यूज करना होगा। ओके, तो अब आपने ये काम खुद करना है। क्या करना है कि ये p हैट इसलिए लिखना है माइनस आयोटा h बार डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, और फिर आपने क्या करना है, इसका डेरिवेटिव इधर अप्लाई करना है। ये कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, ये एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव लेना आपको आता है और ये x हैट सिंपली x से मल्टीप्लाई करेगा। थोड़ी सी आप लोगों ने मैथमेटिकल मस्ती करनी है और आपके पास रिजल्ट आ जाएगा A1 m ओमेगा ओवर पाई h बार 1/4 स्क्वायर रूट ऑफ 2m ओमेगा ओवर h बार मल्टीप्लाई बाय x e टू आर माइनस m ओमेगा ओवर 2x h बार x स्क्वायर आ जाएगा। ये कैसे आया, ये आपने जब इसका डेरिवेटिव लिया होगा, फॉर एग्जांपल जब यहाँ डेरिवेटिव लिया होगा तो पावर का दोबारा से डेरिवेटिव आया होगा, तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आता है, तो वो x ये रहा और ये वाली टर्म दोबारा से ये रही, तो ये आप इसके साथ मैनिपुलेशन करेंगे तो ये आ जाएगा। क्या वेव फंक्शन ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन आ गया? नो, क्योंकि ये नॉर्मलाइजेशन, ये कांस्टेंट है, इसको मालूम करना है, तो उसके लिए आप यूज करेंगे नॉर्मलाइजेशन। जब आप नॉर्मलाइजेशन यूज करेंगे साई 1 स्टार साई 1 dx इक्वल टू 1 होना चाहिए, तो ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट, ये सब बाहर आ जाएंगे और बाकी आप लोगों ने एक्सटेंडेड इंटीग्रल यूज करना है, तो वो मैं नहीं कर रहा, आपने खुद करना है। स्टैंडर्ड इंटीग्रल यूज करेंगे तो A1 आप देखेंगे 1 आएगा। जब A1 1 आ गया तो यहाँ A1 की जगह आप पुट करेंगे 1, हमारे पास आ जाएगा साई 1 x इक्वल टू इसकी जगह 1 आ जाएगा, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, तो m ओमेगा ओवर पाई h बार 1/4 स्क्वायर रूट ऑफ 2m ओमेगा ओवर h बार x e टू पावर माइनस m ओमेगा ओवर 2h बार x स्क्वायर। दिस इज द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट फॉर क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो आपने रेजिंग ऑपरेटर ऑपरेट किया, मैथमेटिकल मस्तियां की, तो आपके पास ये आंसर आ गया। और उसकी करस्पॉन्डिंग एनर्जी क्या हो जाएगी, मुझे मालूम नहीं करनी, लेकिन वैसे मैं आपको बता देता हूँ। इसकी करस्पॉन्डिंग एनर्जी n की जगह क्या आ जाएगा 1, यहाँ लिखेंगे 1 प्लस हाफ जो कि होगा 3/2, तो ये इस स्टेट की करस्पॉन्डिंग एनर्जी आ जाएगी। तो इस तरह से हम लोगों ने आज ये मालूम किया कि हाउ टू फाइंड डिफरेंट स्टेट्स करस्पॉन्डिंग टू क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर एंड द करस्पॉन्डिंग एनर्जीज। इसके अंदर कुछ चीजें मजीद रह गई हैं, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। तो आज का जो लेक्चर है इसको आपको खुद जो है दोबारा से ये जो स्टेप्स है सारे रिप्रोड्यूस कीजिएगा, कुछ चीजें आपके लिए नहीं होंगी। और ये इसका फायदा ये है क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर, क्योंकि बहुत सारे क्वांटम सिस्टम्स में ये वाला सिस्टम, ये जो हम लोगों ने आज मेथड डेवलप किए हैं, ये यूज करके उनको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी।